नमस्कार, स्वागत है आपका। बिग एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। बिग एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात दिल्ली पुलिस की करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस पर एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस पर हिमाचल प्रदेश में मामला दर्ज हुआ है, और ये जो मामला दर्ज हुआ है वो किसी और मामले नहीं बल्कि 3 ऐसे लोगों की गिरफ्तारी पर मामला दर्ज किया गया है जिन्होंने विश्व स्तरीय एआई समिट में अराजकता फैलाई। जब इनको अरेस्ट किया गया तो हिमाचल पुलिस को परेशानी हो गई, और आखिर क्या हुआ देर रात हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, बताएंगे पूरी खबर आपको कि आखिर क्यों दिल्ली पुलिस और हिमाचल प्रदेश की पुलिस देर रात आमने सामने आ गए और मामला एफआईआर तक हो गया। अब आगे क्या होगा इस मामले में, कानूनी कार्रवाई, ये पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही बात करेंगे अविमुक्तेश्वरानंद की, जो वाराणसी आश्रम में मौजूद है। उनकी परेशानी अब बढ़ती जा रही है। बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप लगातार वो झेल रहे हैं। हालांकि इस मामले में अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ कहा है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, लेकिन इन आरोपों पर उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं प्रयागराज पुलिस अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई के लिए फिर से वाराणसी जा सकती है। क्या तैयारी है प्रयागराज पुलिस की? क्या अविमुक्तेश्वरानंद को इस हमले में गिरफ्तार किया जाएगा? क्या कहना है पीड़ितों का, क्योंकि उनके बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। कैसे मुश्किलें बढ़ेंगी, या जो कह रहे हैं साजिश है, कैसे उसका पर्दाफाश होगा? अगर साजिश है तो ये पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही खबर होगी व्यवसायी अनिल अंबानी से जुड़ी हुई, जिनके मुंबई के पाली हिल स्थित इमारत को कुर्क कर लिया गया है। अनिल अंबानी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ में सहयोग के लिए इस कुर्की के बाद दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंचकर कागजी कार्रवाई करके वो दफ्तर के भीतर गए हैं, जहां उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। ये तस्वीर अभी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब अनिल अंबानी पहुंचे थे दिल्ली ईडी दफ्तर, और उसके बाद करीब 1.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है वो ईडी दफ्तर के भीतर मौजूद है, और लगातार उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की जा रही है। जो इमारत उनकी कुर्क की गई है उसकी कीमत 3,700 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। पूरी खबर क्या है? क्या अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में? उनकी ओर से कितना सहयोग किया जा रहा है? पूरी खबर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल और दिल्ली पुलिस की। लेकिन साथ ही बात अविमुक्तेश्वरानंद की भी कर लेते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम पर विस्फोटक खुलासा हुआ है। काशी के विद्या मठ पर लेखिका भूमिका किया है। आश्रम के भीतर छिपी है रहस्यमय दुनिया, ये कहना है लेखिका भूमिका का। लग्जरी सुविधाओं से लेस है उनका आश्रम, यानी अविमुक्तेश्वरानंद का जो मठ है वो लग्जरी सुविधाओं से लेस है। महाराज की सखी के पास रहती हैं चाबियां। भूमिका कह रही हैं कि बिना सखी की मर्जी के वहां पत्ता भी नहीं हिलता है। भूमिका द्विवेदी जो एक लेखिका है, उन्होंने इस पर बड़ा खुलासा किया है। साथ ही वो ये भी कह रही है कि टॉप फ्लोर पर आलीशान स्विमिंग पूल बना है। क्या कहना है भूमिका द्विवेदी का, सुनिए। 2022 में गई थी अविमुक्तेश्वरानंद जी के जो कुटिया है या जो भी कह ले, आप ये बता रही हैं बहुत लग्जरियस है वो। बिल्कुल, वो बहुत फुल ऑफ लग्जरीज है, लग्जूरियस है, एग्जैक्टली है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। देखिए, मैं किताबें लिखती हूँ, मेरा मुख्य काम किताबें लिखना है। आप तो जब किताब आदमी लिखता है तो नए टॉपिक्स चाहिए होते हैं, नए मुद्दे चाहिए होते हैं। वही घिसे पिटे स्त्री विमर्श, और स्त्री रो रही है बैठी बैठी और वो अपने पति से मार खा रही है, हमेशा तो यही नहीं लिखते रहेंगे। और ये लिखने वालियाँ बहुत ज़्यादा हैं हमारे समाज में, साहित्य के समाज में। तो सिर्फ ये नहीं लिखना है, उनकी पीड़ा ठीक है जो है, उस पीड़ा को बहुत जस्टिफाई भी किया गया है और उस पीड़ा को बहुत निवारण भी उसका किया गया है। तो नए सब्जेक्ट चाहिए। तो कश्मीर पर लिखा था लेटेस्ट, तो ये जो शंकराचार्य जी का पीठ है, इससे हमारे पारिवारिक संबंध है 70 साल पुराने, 70 प्लस साल पुराने। क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जो है वो इनके गुरु के मित्र थे, मुवक्किल भी थे वो हमारे, क्योंकि बाबा मेरे वकालत करते हैं, बहुत सीनियर वकील है और वो धर्म के बहुत ज्ञाता हैं। पहले वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत में व्याकरण पढ़ाया करते थे, संस्कृत की उनकी नॉलेज है, तो धर्म ग्रंथ सारे संस्कृत में सनातनी लिखे गए हैं, तो उनकी अच्छी नॉलेज और अच्छी पकड़ थी बहुत। तो बाबा स्वरूपानंद जी के बड़े प्रिय मित्र थे, सखा थे, और चूंकि वो पीठ पर बैठ गए थे, पीठाधीश्वर हो गए थे, तो वो भक्त वाली श्रेणी में भी है, ठीक है। तो अब बाबा ने इनके बारे में बताया, और हम लोग के लिए वो ग्रैंडफादर हैं शंकराचार्य जी, हमारे लिए शंकराचार्य जी ग्रैंडफादर हैं हमारे। अभी ग्रैंडफादर जब तक है तब तक तो ठीक है। तो फिर मैं ग्रैंडफादर से मिलने भी गई, मैं दिल्ली आ गई थी, तो जो मेरी लेटेस्ट किताब थी वो लेकर मैं उनके पास गई। मैंने कहा कि महाराज जी देखिए, मैंने ये वाली किताब लिखी है,
है कश्मीर पर, पन्ने पलटे उन्होंने, इसका वीडियो कई जगह पर है। तो उन्होंने कहा कि तुम जो हो प्रयाग की लड़की हो और तुम कश्मीर पर कभी शिलोंग पे कभी कहीं लिख रही हो, तुम हमारे प्रयाग पर लिखो, काशी पर लिखो। तो मैंने कहा जी मैं बिल्कुल लिखूंगी। आप मतलब ग्रैंडफादर तो अलग ही है, आपका सर्वोच्च वो है, आपकी आदेश सर्वोपरि है, तो मैं बिल्कुल लिखूंगी। ये आपसे अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा के गुरु ने कहा? हाँ। मेरे ग्रैंडफादर ओके। के समकक्ष ने कहा। तो मैंने कहा ठीक है। अविमुक्तेश्वरानंद जी से मेरी मुलाकात कभी भी नहीं हुई है लाइफ में आज तक। तो उन्होंने फिर जब ये मुझसे कहा तो मेरे जितने भी पेंडिंग के काम थे, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन का कुछ काम था, दूर केरल का कुछ काम था, वो सब काम ख़त्म करने के बाद अब 22 में मैं थोड़ा सा खाली हुई। तो मैंने कहा जो मुझे महाराज जी ने कहा है मुझे उसको फॉलो करना है। तो मैं बनारस गई। तो जब मैं बनारस गई हूँ तो वहाँ मुझे शहर को, धर्म को, या बनारस में क्या क्या है ये देखना था थोड़ा सा, उसी के लिए मैं गई थी। ये वजह थी मेरी वहाँ जाने की। और लग्जरी, हाँ ये इस तरह, हाँ ये बात है कि जैसा सोचा था वैसा तो वो नहीं है। जैसा मैंने सोचा था, मैं बिल्कुल। आपने क्या सोचा था और आपको क्या देखा? मैंने ऐसा सोचा था कि वहाँ पे खूब सारी तुलसी होगी, फूल होंगे, खूब सारे फूल होंगे, ढेर सारे। वही गुड़हल का फूल देवी माँ को चढ़ता है वो होगा, कनेर बृहस्पति को इनको चढ़ता है, विष्णु भगवान को ये होगा। तुलसी के बड़े बड़े बगीचे होंगे, खूब फूल आते होंगे, फूलों की महक होगी, अगरबत्तियाँ चंदन की जल रही होंगी, इस तरह का। तो ऐसा एकदम नहीं माहौल है वहाँ पर, एकदम ऐसा नहीं है। वो पूरा माहौल जो है पहला तो पूरा संगमरमर का बना है, कच्चा तो कहीं है ही नहीं। कच्ची ज़मीन आश्रम की वाली होती है जहाँ तक मुझे लगता है। तो वो पूरी संगमरमर की बनी हुई एक आलीशान कोठी है, शानदार सी। तो वहाँ पर दूसरा ही माहौल है, ये है। जैसा क्या स्विमिंग पूल भी आप बता रही हैं? है स्विमिंग पूल है, हाईएस्ट फ्लोर पर उसके स्विमिंग पूल है, खूब बड़ा सा स्विमिंग पूल है। 2022 में वो बहुत अच्छा सा था। अभी क्या हाल है, मैंने 2022 के बाद में वहाँ गई नहीं हूँ तो मुझे आज की स्थिति नहीं मालूम। वहाँ पर और क्या कुछ आपने देखा? वहाँ पे मैंने बच्चों को देखा, पढ़ रहे हैं संस्कृत, और बड़े बच्चे भी हैं, और वहाँ वर्कर्स भी हैं, और वहाँ पे महिलाएं भी हैं, यही सब देखा। तो अभी मुक्तेश्वरानंद से आपकी मुलाकात उस टाइम हुई नहीं, वो थे नहीं वहाँ पर? मैंने अभी आपको बोला कि आज तक मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। वो उस वक्त वहाँ नहीं थे, वो अपने किसी और आश्रम में थे। मैं जब वहाँ गई तो मैं ये जानती भी नहीं थी कि वो यहाँ रहते हैं कि नहीं। ये बाद में पता चला कि वो अपने विश्राम के लिए यहाँ आया करते हैं। ये मुझे वहाँ जाकर वहाँ के मैनेजर ने बताया कि वो जब पूरी दुनिया से खाली हो जाते हैं वो विश्राम के लिए, शयन के लिए यहाँ आते हैं। जो बाल यौन शोषण का आरोप उन पर लग रहा है, वो लग्जरी चीज़ें या फिर उनका महल देखकर आपको क्या लगता है? इस बारे में मैं कुछ भी बता नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने अपनी आंख से तो ऐसा देखा ही नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ है ही नहीं जिस पर इतने आरोप लग रहे हैं। वो व्यक्ति वहाँ था ही नहीं। और अगर मेरे गैर हाजिरी में या मेरे आने से पहले या मेरे जाने के बाद वहाँ ऐसा कुछ हुआ हो तो उसके बारे में मैं कैसे आपको बता सकती हूँ? मुझे तो ऐसा किसी ने बताया है नहीं। लेकिन आप किताबें लिखती हैं, आप कह रही हैं कि आप एक्सप्लोर करती हैं स्टेट को, और आप बनारस भी गई एक्सप्लोर करने के लिए। जब आप उनके महल में पहुंची तो आपने जो एक्सप्लोर किया उसे देखकर आपको क्या लगा? उसे देखकर ये लगा कि यहाँ सीक्रेट्स बहुत है, बहुत रहस्यमय दुनिया है ये। यहाँ पर सारी चीज़ें जो है बहुत नहीं बताई जाना है, और जो शिष्य हैं उनको किसी से बात करने की परमिशन नहीं है। बस खाना खाते हैं, तो खाना भी जब हम लोग खा रहे होते हैं तो हम लोगों की लाइन अलग खाने की होती है, उनकी लाइन अलग होती है। तो उनको जैसे अगर साथ में बैठे हैं कि बच्चा इधर बैठा है, हाथ बोल के बात करेंगे, वो लोग सारे अलग लाइन में बैठेंगे, हम जो गेस्ट हैं हम अलग लाइन में बैठेंगे। तो उनसे हम लोगों को बहुत बातचीत करने नहीं, मिक्सअप होने तो इम्पॉसिबल है, बहुत कम्युनिकेट नहीं करने दिया जाता है, और उनके अपने पेरेंट्स से भी नहीं करने दिया जाता है। अगर वो एक बार दाखिल हो गए हैं तो फिर वो वहीं के हैं, फिर वो और किसी और एक्टिविटी में उन्हें जुड़ना अलाउ ही नहीं है। तो उनके पेरेंट्स ने कभी प्रयास किया है उनसे मिलने का या फिर कुछ? कभी कभी पेरेंट्स आते हैं और गुड़ लेकर, क्योंकि सब गांव के और गरीब लोग हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं, लाई लेकर, गुड़ लेकर ये सब आते हैं वो लोग, और इन लोगों के पैर छू के इनको बहुत सारा चढ़ावा भी चढ़ा कर जाते हैं जो वो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा वो बहुत ही गरीब लोग हैं, ज़्यादातर बहुत ही पिछड़े हुए गाँव के एकदम अनपढ़ लोग हैं। अरे माई बाप आप हमारे बच्चे को खिला रहे हो, यही उनका उपलब्धि है सबसे
सबसे बड़ी तो क्या बच्चों को माँ बाप से मिलने देते हैं? सामने मिलो और जाओ, अलग से सेपरेट कभी नहीं, कोई बात नहीं करने देते? कभी नहीं, बात नहीं करना है। जो सामने है, जैसे कि लंच में मिले सब, तो अब लंच में मेरे साथ, मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जो हम लोग लंच कर रहे हैं, तो उसमें एक दो लड़कियां बैठी हैं, वो उनकी बहन है, वो जो बच्चा वहाँ पे पड़ा है उसकी बहन है, तो वो बहुत कोशिश कर रही है कि उससे बात हो जाए, लेकिन वो बात नहीं करेगा। और अगर बात करेगा, जैसे उसे काम मिला है कि थालियाँ उठाओ सबकी, थालियाँ उठाने का नहीं, कोई भी चीज़ बिछाओ उसको कि यहाँ बैठना है, तो उस बिछाने में वो अगर बच्चा आया और बहन से कोई बात हो गई और तुम ठीक हो और ये है वो, ऐसे कोहनी मार के हंसी वसी कर ली, बस कर ली, उसके बाद बात नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन इतनी सख्ती आखिर क्यों है कि बच्चे अपने माँ बाप से ना मिल पाए, अपने कलीग से ना मिल पाए, अपने भाई, अगर उसका भाई सामने बैठा है उससे बात ना कर पाए? अब इसमें ना ये रहस्य है। आपने जो कहा ना कि आप अगर एक्सप्लोर बहुत करती हैं और आप एक साहित्यकार हैं, तो आपको क्या लगता है, तो यही रहस्य है, यही चीज़ तो रहस्य है। क्या कोई ऐसी भी जगह उस गुफा में है जहाँ पर आपको जाने से रोका गया हो और कहा गया हो स्पेशली कि अगर अपनी किताब आप छापती हैं तो ये मेंशन नहीं करना है? मैं विद्या मठ पर किताब लिखने नहीं गई थी, मैं बनारस पर किताब लिखने गई थी। विद्या मठ पर मैंने किताब लिखी भी नहीं है। मैंने असंगतियों पर, धर्म की विसंगतियों पर किताब लिखी है, जो मेरा वो भी धर्म की विसंगतियों पर है कि वहाँ क्या है। जैसे इसमें एक लाइन है, उसमें एक लाइन है, वो बहुत युवा लड़का है आनंद, वो उस पत्रकार लड़की से कहता है कि आपको मैडम भोजन मिल जाता है कलम से, हमें भोजन जब चाहिए तो हमें किसी का भोजन बनना पड़ता है, कईयों का। ये मैंने विद्या मठ के लिए नहीं लिखा है, ये मैंने काल्पनिक लिखा है, लेकिन मेरे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, उस एक्सप्लोरेशन में कहीं ना कहीं ये बात रही होगी, तभी मैंने ये लिखा है। तो इसका भी ऐसा कुछ पत्रकारों ने कहा कहीं ना कहीं से वहीं से रिलेटेड है, जबकि ये मैंने नरेंद्र गिरी की जो हत्या हुई है वहाँ पर, या आत्महत्या हुई है या उन्हें प्रोवोक किया गया है आत्महत्या के लिए, वॉट एवर, क्योंकि वो तो सीबीआई की जांच लगी है, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है फाइनल, तो उस पर सोच कर लिखा था। आनंद भी वहीं का ही विक्टिम है या कल्प्रिट है, वॉट एवर। तो अब यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैं नहीं, मेरा माइंड ये अभी समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि बातें ट्रांसपेरेंट है नहीं। और अगर जांच हो रही है और ट्रांसपेरेंसी है, देखिए अगर रहस्य, अगर उन लोगों से बात करने नहीं दिया जा रहा है उनको, जो चीज़ है, इसका सकारात्मक पक्ष देखिए कि बच्चा पेरेंट्स से अटैच ना हो जाए, वापस जाने की जिद ना करने लगे। नकारात्मक पक्ष है कि क्या कुछ वहाँ पे गलत हो रहा है जो बच्चा बता ना दे। ये तो दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं इसके, ये है। बच्चे और बच्चियाँ दोनों ही रहते हैं वहाँ? बच्चियाँ नहीं रहती, एक भी लड़की वहाँ नहीं रहती, एक भी बच्ची, वो बहन मिलने आई थी गांव से। अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर आप कह रही हैं उनकी कोई सखी भी है जिन्होंने आपसे बात भी की थी, क्या कुछ है उसके बारे में, क्या जानती हैं आप? ये है कि वो तो वही थी ही, वो तो मालकिन ही है उस मठ की, उनका पूरा आधिपत्य उन्हीं का ही है। वो आश्रम किसी का भी होता है, आप किसी के भी घर में जाइए, उस घर का हेड ऑफ मेंबर, हेड ऑफ फैमिली मेंबर, हेड ऑफ दैट सोसाइटी कोई होता है, तो उस पूरे मठ की तो मालकिन वही है। सब कुछ, सारी चाबियां उन्हीं के पास हैं, सब कुछ है। हाँ, मैंने उनसे ऐसे ही एक दिन प्रेम से मतलब पूछ लिया था कि आप उनकी माँ हैं कि पत्नी हैं, तो शायद उन्हें ये बात बहुत पसंद ही नहीं आई थी। उन्होंने कहा हम उनकी सखी हैं। तो मैंने कहा ओके, क्योंकि उनके रिलेटिव्स जितने भी हैं, सरयू पारी ब्राह्मण हैं, प्रतापगढ़ के ये लोग मूल रूप से रहने वाले हैं। मैं इनके परिवार को बहुत ज़्यादा लोगों को जानती हूँ। हमारे इलाहाबाद से प्रतापगढ़ की दूरी महज 40 किलोमीटर है। लोग डेली अप डाउन करके नौकरी कर रहे होते हैं। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में कोई अगर रह रहा है, गुड़गांव ओरिजिनल का है या नोएडा ओरिजिनल का है, वो उसे दिल्ली वाले जानते होंगे बहुत अच्छी तरह, पुश्तों से। तो वही इनका भी है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का भी। अब वो उस चेयर पर है, तो इनके परिवार को हम लोग जानते हैं, बाबा हमारे जानते थे, ग्रैंडफादर। तो ये महिला उस रिश्तेदारी में कहीं नहीं एग्जिट करती हैं। ये एग्जिस्ट कहाँ से अचानक करने लगी, तो ये एक थोड़ी सी जिज्ञासा रही। मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं, बस उन्होंने कहा मैं उनकी सखी हूँ, बात खत्म हो गई। तो मालकिन तो वही है आश्रम की। एक पत्ता भी, एक ईंट भी, एक जर्रा भी इधर से उधर अगर होना है तो वो उनसे पूछे बगैर नहीं हो सकता। बहुत दानवीरा की तरह आकर बैठेंगी, बहुत मालिक हैं
100% मालिक वही हैं। क्या जो बच्चे हैं इसीलिए उनको रोका जाता है, ये सब छुपाने के लिए, या क्या छुपाने के लिए आखिर उनको रोका जाता है किसी से बात करने करने के लिए? ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो छुपा हुआ है। ये तो पता ही नहीं है। वो तो जब जांच होगी तो आएगा सामने, जो सच होगा आ जाएगा। अगर कोई दोषी नहीं है तो भी ये भी आ जाएगा, दोषी है तो वो भी आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये जो मालकिन जी हैं, इन्हीं की वो सखी हैं और यही पूरा आश्रम देखती हैं। उनके परिवार के लोग अलग अलग कोठियों में, अलग अलग बंगलों में रहते हैं। तो अभी मुक्तेश्वरानंद के मठ पर, उनके आश्रम पर कई खुलासे भूमिका द्विवेदी ने किए हैं। हमारे साथ सागर प्रयागराज से और वैभव इस वक्त वाराणसी से जुड़ रहे हैं। पहले वैभव, आपके पास आऊंगी कि क्या प्रयागराज पुलिस वाराणसी में मौजूद है इस वक्त? अगर है तो क्या तैयारी है उसकी, और अगर नहीं है तो कब तक पहुंचेगी? देखिए, बिल्कुल अनामिका, सवाल जवाब होने हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से, ये बात तय है। और इसी को लेकर झूसी पुलिस जो है वो इस वक्त वाराणसी में ही मौजूद है। लेकिन जब तक के कोई ठोस साक्ष्य, कोई ठोस सबूत पुलिस के पास नहीं होंगे, तो उससे पहले ये तय है कि वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से सवाल को लेकर इस विद्या मठ में नहीं आएगी। लेकिन जिस विद्या मठ को लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं और लेखिका ने भी जो सवाल उठाए, उन सवालों के बीच एक बार हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये केदार घाट स्थित श्री विद्या मठ है, जिस श्री विद्या मठ को लेकर अब बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। तो वहीं कुछ पत्रकारों के सामने वो बटुक भी आए, उन्होंने जो बयान दिया अनामिका, वो भी बयान अपने आप में चौंकाने वाले हैं। और इन बयानों के बीच ये समझना होगा कि अब से कुछ देर बाद जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मीडिया के समक्ष आएंगे, फिर वो इन तमाम सवालों के जवाब में क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे। क्योंकि ये तय है, बटुकों के बयान जो पुलिस भी दर्ज कर चुकी है, उन बयानों में यह समझा जा सकता है कि किस तरह के शोषण की जो बात कही गई है वो बिल्कुल ओपन तरीके से कही गई है। लेकिन अब जब वो बटुक मीडिया के सामने आ चुके हैं, इन बटुकों के बयान के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का क्या कुछ कहना होगा? ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास, और प्रयागराज से सागर भी हमारे साथ है। सागर, आपके पास भी होंगे, लेकिन एक रिपोर्ट दिखा देती हूँ पहले कि आध्यात्म की आड़ में ऐशो आराम कैसे हो रहा है। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद अब नए आरोपों ने घेरा है और इस पूरे मामले में शिकंजा कसता जा रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी स्थित विद्या मठ पर गंभीर आरोप लगे हैं और कई सवाल उठ रहे हैं। 2022 में 2 महीने तक मठ में रह चुकी लेखिका भूमिका द्विवेदी ने भी ऐसे ही दावे किए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धीरे धीरे जो झूठ है ना, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है, तो धीरे धीरे करके उसकी असलियत तो खुली जाएगी। नाबालिगों से यौन शोषण मामले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रयागराज पुलिस पूछताछ और संभावित गिरफ्तारी के लिए वाराणसी पहुंच सकती है। उन पर पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत झूसी थाने में मामला दर्ज है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। वाराणसी का विद्या मठ, जहां अध्यात्म और साधना की सादगी की अपेक्षा की जाती है, लेकिन अब आरोप है कि यहां अध्यात्म से ज्यादा हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, और अब इसी मठ पर लग रहे हैं गंभीर आरोप। लेखिका भूमिका द्विवेदी का दावा है कि साल 2022 में वो यहां करीब 2 महीने तक रुकी थी। उनका कहना है कि वे काशी और प्रयाग पर शोध के लिए आई थी और उन्हें प्रोत्साहन मिला था स्वरूपानंद सरस्वती से, लेकिन मठ के भीतर जो उन्होंने देखा उसने उनकी धारणा बदल दी। और लग्जरी, हाँ ये इस तरह, हाँ ये बात है कि जैसा सोचा था वैसा तो वो नहीं है। जैसा मैंने सोचा था, मैं बिल्कुल। आपने क्या सोचा था और आपको क्या देखा? मैंने ऐसा सोचा था कि वहाँ पे खूब सारी तुलसी होगी, फूल होंगे, खूब सारे फूल होंगे, ढेर सारे। वही गुड़हल का फूल देवी माँ को चढ़ता है, वो होगा। कनेर बृहस्पति को इनको चढ़ता है, विष्णु भगवान को, ये होगा। तुलसी के बड़े बड़े बगीचे होंगे, खूब फूल आते होंगे, फूलों की महक होगी, अगरबत्तियाँ चंदन की जल रही होंगी, इस तरह का। तो ऐसा एकदम नई माहौल है वहाँ पर, एकदम ऐसा नहीं है। वो पूरा माहौल जो है, पहला तो पूरा संगमरमर का बना है, कच्चा तो कहीं है ही नहीं। कच्ची ज़मीन आश्रम की वाली होती है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो वो पूरी संगमरमर की बनी हुई एक आलीशान कोठी है, शानदार सी। तो वहाँ पर दूसरा ही माहौल है। भूमिका का आरोप है कि मठ के अंदर आध्यात्मिक सादगी नहीं बल्कि लग्जरी का माहौल है। एसी से लैस कमरे, एलईडी टीवी, महंगे कालीन और आलीशान हॉल। उनका दावा है कि मठ परिसर में एक स्विमिंग पूल भी है। इतना ही नहीं, कुछ गुप्त और रहस्यमय कमरों की भी बात कही गई। आरोप है कि इन कमरों का नियंत्रण कथित तौर पर स्वामी जी की सखी के पास है और वहां आम लोगों की एंट्री नहीं होती है। भूमिका द्विवेदी ने खुलासा किया
कि मठ में कथित लग्जरी सुविधाएं हैं, स्विमिंग पूल की मौजूदगी, गुप्त कमरों का भी दावा, सीमित लोगों की एंट्री। बिल्कुल, वो बहुत फुल ऑफ लग्जरीज है, लग्जूरियस है, एग्जैक्टली है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जैसा क्या स्विमिंग पूल भी आप बता रही हैं? है स्विमिंग पूल है, हाईएस्ट फ्लोर पर उसके स्विमिंग पूल है, खूब बड़ा सा स्विमिंग पूल है। 2022 में वो बहुत अच्छा सा था, अभी क्या हाल है मैंने 2022 के बाद में वहाँ गई नहीं हूँ, तो मुझे आज की स्थिति नहीं मालूम। पहले से ही यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ा दी। इन आरोपों ने वाराणसी के धार्मिक और सामाजिक गलियारों में हलचल भी मचा दी। पहले से ही यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले ने विवाद को गंभीर बना रखा है और अब इन नए आरोपों ने जांच की दिशा को और पेचीदा बना दिया है। विद्या मठ की ये तस्वीरें और आरोप कई सवाल खड़े कर रही हैं। क्या यह आध्यात्मिक संसाधन की सच्चाई है या फिर आरोपों की राजनीति? सच क्या है ये जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन फिलहाल विवाद की आंच तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अविमुक्तेश्वरानंद यौन शोषण केस में बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई है। सूत्रों से ये पता चल रहा है कि जिन छात्रों का, जिन शिष्यों का मेडिकल टेस्ट कराया गया है, उनमें यौन शोषण की पुष्टि हुई है। मठ में यौन शोषण के आरोप सही हैं, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। और सागर प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सागर, पुष्टि हो गई है, सूत्र बता रहे हैं यौन शोषण की, क्या अपडेट? और देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो अनामिका, कल के दिन आशुतोष ब्रह्मचारी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई है कि उनके साथ कुकर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि ये भी बात कही जा रही है कि मेडिकल रिपोर्ट इस समय अदालत के समक्ष रखा गया है, कोर्ट में पेश किया जा चुका है, अभी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। जब तक जो है इस पूरे मामले की अभी जाँच नहीं हो जाती, गहनता से पूछताछ नहीं हो जाती, तब तक ये पूरे साक्ष्य अभी जुटाए जाएंगे, उसके बाद ये मीडिया के सामने ये प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन कल के दिन देखिए, अग्रिम जमानत की याचिका पर अब सुनवाई होने वाली है। कल के दिन और आज सुबह तक ये खबर थी कि इसको अभी लिस्टेड नहीं किया गया है, लेकिन देखिए अब इस याचिका को लिस्टेड कर लिया गया। कल सिंगल बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। जो गिरफ्तारी का डर है यहाँ पर अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों को, कर्मियों को, उसके पहले ये याचिका जो है दाखिल की गई इलाहाबाद हाईकोर्ट में। लेकिन धीरे धीरे देखिए जांच अभी आगे बढ़ने लगी है। जो उनके बटुक हैं वो भी अब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हाँ, उनके साथ ये कृत्य किया गया। धन्यवाद सागर और वाभ्या आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि दिल्ली पुलिस को लेकर अब वापस दिल्ली पहुंच चुकी है वो आरोपी जिन्होंने एआई समिट में अराजकता फैलाई थी। हिमाचल से दिल्ली लाए गए हैं तीनों आरोपी, जिनको हिमाचल प्रदेश से अरेस्ट किया गया था, और ये तीनों ही हिमाचल प्रदेश के नहीं रहने वाले हैं। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये बताया जा रहा है कि ये छिपने के लिए हिमाचल प्रदेश गए थे और अब पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया। जब कल तो पुलिस पर भी मामला दर्ज किया गया है, दिल्ली पुलिस पर भी, लेकिन फाइनली पुलिस उनको लेकर अब दिल्ली पहुंच चुकी है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कल दिल्ली पुलिस पर मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस कल इन तीनों आरोपियों को, जिन्होंने एआई समिट में प्रदर्शन किया था, उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। और जतिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जतिन, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए तीनों ही आरोपियों को दिल्ली लेकर आ चुकी है क्राइम ब्रांच की टीम, दिल्ली की सीमा में दाखिल हो चुकी है। और अब से कुछ ही मिनटों बाद जो हमें जानकारी मिल रही है, तकरीबन 1 बजे के आसपास तीनों जो आरोपी है, ये जो मेरे पीछे आप आईएससी क्राइम ब्रांच का दफ्तर देख रहे हैं, इसी दफ्तर में जो टीम है वो पहुंचेगी और आगे का जो इन्वेस्टिगेशन, जो लीगल ओपिनियन है, वो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में लेगी। क्राइम ब्रांच दफ्तर के बाहर की आप तस्वीरें देख लीजिए, सिक्योरिटी को यहाँ पर खड़ा किया गया है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान आपको यहाँ पर तैनात नजर आएंगे। उसके अलावा चाणक्यपुरी पुलिस का जो स्टाफ है उसकी भी डिप्लॉयमेंट यहां पर की गई है। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो इन बैरिकेड्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उदय भानु, वो भी इसी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में है और पूरे मामले की जांच जो कि क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी, तो इसी कड़ी को जोड़ते हुए जो तीनों आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हिमाचल से, उनको भी सबसे पहले क्राइम ब्रांच, जो दिल्ली पुलिस की टीम है, वो इसी चाणक्यपुरी में क्राइम ब्रांच। बने रहिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। शिमला से कल हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पुलिस की 2 अलग टीमों के बीच भिड़ंत हो गई और हालात ऐसे पैदा हो गए कि वहां आमना सामना पुलिस का हुआ। दरअसल एआई समिट में हंगामा करने वालों को पुलिस पकड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन सुनिए हुआ क्या उस वक्त वहां पर।
आता हूँ आपको FIR दिखाता हूँ। एक मिनट सर, इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं। एक मिनट, इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं। आप ट्रायल मीडिया करता है, एक पुलिस वाला बोल रहा है सर मैं ये नहीं कह रहा। एक मिनट, मैंने FIR ट्रायल यहाँ सर एक क्योंकि आप जो कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ एक पुलिस वाले को काम करने से रोक लेते हैं। आपके ऊपर FIR दर्ज है, आप 3 बंदों को अगवा करके ले जा रहे हैं, ठीक है? तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो हम करवाएंगे, आपको करना तो पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। अब मैं एक बात बोल दूं, अब सुनिए, मेरी FIR है इस तारीख की 20 तारीख की 20 तारीख की FIR में अरेस्ट मैंने किया आज मॉर्निंग में, ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उनके ऑलरेडी PC रिमांड आ चुके हैं। आज मैं सुबह अरेस्ट करके ला रहा हूँ, सुबह से मुझे आपने कोर्ट में सर सुबह तो कहा जा रहा है सर बंदे हैं सर वहाँ पे आता हूँ। और ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ क्या था? टाइमलाइन आपको बता देते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और कब से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी। 25 फरवरी को सुबह यानी कल दिल्ली पुलिस की टीम रोहड़ू पहुंची, यानी हिमाचल प्रदेश शिमला पहुंची। 3 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई थी। आरोपियों को लेकर पुलिस वहां से निकली ही थी कि हिमाचल पुलिस ने 25 तारीख को सुबह 10 से 2 बजे के बीच नाकेबंदी करके दिल्ली पुलिस को रोक लिया। उसके बाद सुबह 10 से 2 के बीच ही ISBT शिमला पर दिल्ली पुलिस को जब रोका गया तो सोलन और धर्मपुर में 2 गाड़ियां रोकी गई थी, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही शाम 4 बजे शिमला पुलिस ने तीनों आरोपियों को छुड़ा लिया था। उसके बाद शाम 5 बजे आरोपियों की शिमला के चक्कर कोर्ट में पेशी भी कराई गई। फिर शाम 5:30 बजे आधे घंटे के बाद दिल्ली पुलिस आरोपियों को लेकर वापस वहां यानी हिमाचल प्रदेश से रवाना हो गई। फिर रात 10 से 12 के बीच शोगी बैरियर पर फिर से दिल्ली पुलिस को रोका गया था। हिमाचल प्रदेश में दिल्ली पुलिस को फिर से रोका था। फिर रात 10 से 12 के बीच ही आरोपियों का मेडिकल कराया गया, पुलिस ने उनका दिल्ली पुलिस ने मेडिकल कराया। रात 10 से 12 के बीच जज के निवास पर ही आरोपियों को पेश किया गया, वहीं पर उनकी पेशी हुई थी। और रात 1:30 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को आरोपियों को ले जाने की अनुमति मिली। उसके बाद सुबह 5 बजे दिल्ली पुलिस आरोपियों को लेकर निकली और जैसा पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दिल्ली पुलिस वापस दिल्ली पहुंच चुकी है इन आरोपियों को लेकर। अब इनसे आगे इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबरों पर लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे।